अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर डूइंग वेल। वीडियो टाइटल से अंदाज़ा हो गया होगा आप लोगों को कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर वेट, लेट्स गेट इनटू टुडेज लेक्चर। तो ये है हमारे पास जनरेशन और उनके साथ साथ जो जो लैंग्वेजेस उस जनरेशन में सपोर्टेड थी। तो यहाँ पे जावा और सी प्लस प्लस आई थी हमारे पास फोर्थ जनरेशन के अंदर। ठीक है, जब हमारे पास फोर्थ जनरेशन थी तब हमारे पास जावा और सी प्लस प्लस आई थी। उससे पहले अलगोल और पास्कल आई थी। सी भी डेवलप होना शुरू हो गई थी आईसीस के अंदर। और इसके बाद ट्रांजिस्टर्स आए थे और वैक्यूम ट्यूब्स आई थी। आप लोगों को मे भी बहुत से बच्चों को पता हो कि जो सी लैंग्वेज है, यूनिक्स जो है वो सी लैंग्वेज में बनाया गया और अभी तक यूनिक्स सी लैंग्वेज के अंदर ही है। इसको रिप्लेस नहीं किया गया, किसी दूसरी लैंग्वेज ने में यूनिक्स को डेवलप नहीं किया गया। अभी तक सी लैंग्वेज के अंदर ही यूनिक्स काम कर रहा है। इसी वजह से जो है वो सी लैंग्वेज अभी तक जो है वो पेरेंट मानी जाती है। ठीक है, तमाम लैंग्वेजेस का, क्योंकि अभी तक ये रिप्लेसेबल नहीं हुई। तो हम बात करें डेवलपमेंट की, कि डेवलपमेंट जैसे जैसे हुई, जैसे जैसे हमारे पास हार्डवेयर चेंज हुआ, जनरेशंस बढ़ती गई, वैसे वैसे हमारा जो है वो कंप्यूटर की तरफ माइंड सेट बढ़ता गया। हमारा ज्यादा ज्यादा लैंग्वेजेस डेवलप होना शुरू हो गई। फिफ्थ जनरेशन के अंदर, इवन फोर्थ जनरेशन के एंड पर जो है वो हमारे पास फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस को हम 4GL भी कहते हैं। ठीक है, 4GL, ये मैंने शायद आप लोगों को पहले बताया हो, 4GL। ठीक है, इस तरह से थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस हमारे पास 3GL होंगी। तो इस तरह से जो ये लैंग्वेजेस हमारे पास आती गई, इसी तरह से नीड बहुत बढ़ती गई। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस जब आई तो लोगों ने कहा हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए, हमें एसक्यूएल, हमें क्यूरी लैंग्वेज चाहिए कोई। ठीक है, हमें इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम्स चाहिए। ठीक है, तो हर ऑर्गेनाइजेशन ने, हर बिजनेस ने कहा कि हमें हमारे रिलेटेड कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, इन लैंग्वेजेस को यूज करते हैं, आप बनाए हमारे लिए। तो हमारे पास 19वीं सेंचुरी के एंड के ऊपर जो है वो हमारे पास ये सब नीड, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हो गए, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हो गए, एसक्यूएल हो गए, इन सब की नीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही। लोगों की डिमांड बढ़ रही थी कि हमें सॉफ्टवेयर डेवलप करके दिए जाए, हमारी नीड को पूरा किया जाए। ठीक है, तो 19वीं सेंचुरी के एंड के ऊपर जो है वो दो तरह की टेक्निक्स यूज की जाती थी। एक था हमारे पास केस 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 टूल्स को यूज किया जाता था और फोर जनरेशन लैंग्वेजेस को यूज किया जाता था। जी, अच्छा बच्चों, मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि फोर्थ जो हमारे पास जनरेशन जब आई थी तो जावा आ गई हमारे पास, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस आ गई, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेडनेस का कॉन्सेप्ट आ गया और इसके साथ साथ केस केस को फॉलो किया जा रहा था। केस अब हमारे पास क्या है, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, यानी कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यहाँ नहीं की जा रही, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जा रही है। तो उसके लिए केस लैंग्वेज को यूज किया जाता था, जिससे हम लोग सॉफ्टवेयर की इंजीनियरिंग करते थे, सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिकेशंस को फाइनलाइज करते थे इस तरह से। ठीक है, तो केस यूज होते थे और फोर जनरेशन लैंग्वेजेस को साथ इन दोनों कंबाइन करके हम लोग डेवलपमेंट किया करते थे। इसके बाद केस को रिप्लेस करके हमारे पास ऊ मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट आया। मॉडलिंग क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट आया हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग का, और ये कॉन्सेप्ट अभी तक सेंट्रल फोकस है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमने देखा कि हमें एब्स्ट्रैक्शन चाहिए और अभी तक हमें एब्स्ट्रैक्शन की नीड है। तो ये बड़ा ही सेंट्रल कॉन्सेप्ट है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेडनेस का, बड़ा ही सेंट्रल सा कॉन्सेप्ट, और ये अभी तक फॉलो किया जाता है कि चीजों को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रखें। ठीक है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेडनेस का जैसे ही कॉन्सेप्ट आया तो साथ ही मॉडलिंग लैंग्वेज आ गई यूएमएल, जो कि हमारे पास है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब यूएमएल में भी हमारे पास शुरू में जनरल यूएमएल आई थी जो सिर्फ डायग्राम्स की हद तक थी। अब जो है वो हमारे पास जो यूएमएल है वो कोड सपोर्टेड भी है, वो स्क्रिप्ट जनरेट करती है, वो कोड जनरेट करती है, वो ऑटोमेटेड है। और एमडीएसटी का जो बेस है वो यूएमएल ही है, यानी कि बेस पे यूएमएल ही यूज हो रहा है। ठीक है, आप लोगों को कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई एमडीएसटी का कॉन्सेप्ट कैसे ओरिजिनेट हुआ। ठीक है, किस तरह से ओरिजिनेट हुआ, किसके ऊपर बेस करता है। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टर्मिनोलॉजी है, यूएमएल के ऊपर बेस करता है। ठीक है, और इसमें कोड जनरेशन की बात है कि कोड ऑटोमेटेड हो। ठीक है, और सेल्फ जनरेटेड हो, एफर्ट कम से कम हो, और डेवलपर की ज्यादा एफर्ट जो है वो किस पर लगे, हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी पर लगे, सिंपलर चीजों पर उसकी एफर्ट्स ना लगे। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। ये थी इम्पॉसिबल इक्वेशन, ये मैंने आप लोगों को बता दी। ठीक है,
चलते हैं। एब्स्ट्रैक्शन लेवल भी बहुत हद तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि कैसे कैसे हम लोग एब्स्ट्रैक्शन की तरफ जा रहे हैं। पहले हम लोग लैंग्वेज की बात करते थे या मशीन की बात करते थे, बिल्कुल ही नेकेड कोडिंग है, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने लैंग्वेज की बात की, और जो पीछे उनके कंपाइलर थे, जो उसके जेवीएम थे और जो उसकी लाइब्रेरीज थी, हमने जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेडनेस की बाट की तो हमने कहा कि क्लास एक टेम्पलेट होगी और पीछे जो है वो कोड उसके पीछे हिडन होगा, तो उसमें एब्स्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो हमने इस तरह से पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशनशिप्स क्रिएट करके हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्शन को अचीव किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता अब हम किसकी बात करते हैं, हम मॉडल्स की बात करते हैं, और अब हम स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं कि सिर्फ आप स्पेसिफिकेशंस एंटर करो, एब्स्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन जो आपको जनरल इन्फो है वो एंटर करो, कोड जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है जिसको हम अचीव कर रहे हैं। मॉडल की डेफिनेशन जो है वो हमने लास्ट लेक्चर में कर ली थी, डोमेन और मॉडल की, आई थिंक सो। डोमेन की और मॉडल की दोनों डेफिनेशन जो है वो लास्ट लेक्चर में कवर हो गई थी, ठीक है। तो ये हमारे पास मॉडल की डेफिनेशन है जो लास्ट लेक्चर में कवर होगी। अच्छा, एमडीडी की डेफिनेशन ये देखें, द यूजेज ऑफ मॉडल्स एज द मेन आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स हमारे पास हमारी एंड प्रोडक्ट होती है, ठीक है, जो हमारी फाइनल प्रोडक्ट होती है वो होती है, उसको हम आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। तो मेन आर्टिफैक्ट्स बनाने के लिए जो हमारी कंप्लीट प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने के लिए और इस तरह के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए हमें मॉडल्स की जरूरत पड़ती है। आपको कंपैरिजन क्या हुआ है कि ये डोमेन रिलेटेड को सपोर्ट करता है और अपोज करता है कंप्यूटिंग रिलेटेड को। ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि इसी तरह से हम लोग ज्यादा एफिशिएंसी की तरफ मूव कर रहे हैं, ज्यादा एब्स्ट्रैक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं। हम लोग बिल्कुल बेस जो कंप्यूटिंग चीजें हैं उनके बारे में सोच नहीं रहे, हम लोग थोड़ा ब्रॉडर होकर सोच रहे हैं। हम लोग बेसिक चीजों में नहीं पढ़ रहे, ठीक है, डिटेल्स के अंदर नहीं पढ़ रहे, तो कंप्यूटिंग रिलेटेड नहीं सोच रहे, डोमेन रिलेटेड सोच को मद्देनजर रखते हुए हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ भी इन्हीं दो चीजों को डिस्क्राइब किया गया है। कोड जनरेटर क्या करता है, कोड जनरेटर ऑटोमेटिकली कोड को सिंथेसाइज करता है, यानी कि कोड को ऑटोमेटिकली हमारे लिए क्रिएट करता है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। कोड जनरेटर को बेसिकली आप कोई मॉडल प्रोवाइड कर रहे हो और कोई एसेट क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे हम कोई मॉडल उसको दे रहे हैं, कोई डायग्राम उसको इनपुट कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको अनरियल इंजन की एग्जांपल दी। अनरियल इंजन में हम उसको एक मॉडल ही प्रोवाइड कर रहे थे, एक ओवरऑल क्लास डायग्राम टाइप प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है, और वो हमारे एसेट जनरेट कर रहा है। कोड जनरेटर कोड ऑटोमेट करके हमें एक एसेट दे रहा है। एसेट की टर्म वहां पर आती है बच्चों जहां पे उसको रीयूज करना होता है, ठीक है। तो वो चीज आपका एसेट बन जाती है और आप उसको बार बार इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो बार बार उसको यूज कर रहे होते हो, ठीक है। तो वो चीज आपका एसेट के तौर पे वर्क कर रही होती है, जो आपके वर्कलोड को कम कर रही होती है। तो ऐसी चीजें जो कि जेनेरिक है, जो चीजें जैसे कि हर सॉफ्टवेयर के अंदर लॉगिन होना है, अब ये एक जेनेरिक चीज है, लॉगिन होना है, ठीक है, या उसकी ऑथेंटिकेशन होनी है लॉगिन की, तो ये तमाम चीजें जेनेरिक है, तो ये एसेट्स है। तो ये हमें कोड जनरेटर दे सकता है। जो भी जनरल एसेट्स होते हैं एप्लीकेशन के, तो कोड जनरेटर जो है वो उन तमाम को ऑटोमेट कर सकता है, ठीक है, जो हमारे एसेट्स होते हैं। जो वैसे कुछ फंक्शनैलिटी होती है जो कि हम और किसी एप्लीकेशन के अंदर नहीं होती, वो हमारी सॉफ्टवेयर की एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी होती है, ठीक है, तो उसको डेवलपर को खुद क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। वो कोड जो है वो ऑटोमेट नहीं हो सकती किसी हद तक, क्योंकि वो यूनिक है, आपके आपके सॉफ्टवेयर के ओरिएंटेड है। मगर जो जेनेरिकली मैक्सिमम सॉफ्टवेयर के अंदर पाई जाती है, वो आपको कोड जनरेटर जो है वो जनरेट करके देगा। इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है बच्चों। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ओवरव्यू है, ये बुक से नहीं है, ये जनरली मैंने आपको दिखाने के लिए एक लाइट सा एडअप कर दिया, ठीक है। ये वैसे आप लोगों का पार्ट नहीं है, मगर इसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्डअप कर देगा। जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है, जो कि हम SDLC को देखते हैं, ठीक है, कोई मॉडल यूज किए बगैर, ठीक है, कोई कोड जनरेटर कोई ऑटोमेशन यूज किए बगैर जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है वो कैसी होती है, एनालिसिस करते हैं, फिर डिजाइन क्रिएट करते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और फिर हम देखते हैं हमारा गोल अचीव हुआ है या नहीं हुआ। अब ये जो पूरा ब्लैक एरिया है जो हमें ये तो ट्रायंगल तो नहीं बन रही, मगर ये जितना भी ब्लैक एरिया है, ये जो पूरे आर्क के नीचे एरिया है, ये पूरा एफर्ट को शो कर रहा है कि आपको थ्रू आउट SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आपको ये एफर्ट करना पड़ रहा है, और पूरा ब्लैक एरिया आपके एफर्ट को शो कर रहा है, ठीक है। तो अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि अगर हम लोग MDSD को यूज करते हैं तो कैसे टाइम कम लगेगा और कैसे हम लोग उस इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं, ठीक है।
तो कहाँ पर ऑटोमेशन हो रही है, कहाँ पर जो है वो डेवलपर को फायदा हो रहा है, ये चीज आपको अंडरस्टैंड थोड़ी सी करनी है, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम दिखाती हूँ। ये जो ऑटोमेशन है या ये जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाली चीज है, ये 2 स्टेप्स में होगी, ठीक है। पहला स्टेप जो है वो ये स्टेज है, ठीक है, एमडीएसडी की ये पहली स्टेज है। इस स्टेज में क्या हो रहा होता है, इसमें देखें आप लोग, इसमें यहाँ पे एनालिसिस और मॉडलिंग, इस पे थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। बीच में हम लोगों ने कोड की ऑटोमेशन की है, और ऑटोमेशन करने के बाद हम लोग इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं उसकी, ठीक है, और उसको चेक कर रहे हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं, ठीक है। तो हमारी एफर्ट शुरू में थोड़ी बहुत हमें इम्प्लीमेंटेशन के ओरिएंटेड एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, बाद में हमें इम्प्लीमेंटेशन के एफर्ट्स भी नहीं करनी पड़ती, ठीक है। तो जो एफर्ट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एनालिसिस और मॉडलिंग की एफर्ट्स होती हैं। बाकी जो ये पूरा टाइम गैप है, जो यहाँ पर सारा टाइम लग रहा था चीजों को ऑटोमेट करने में या कोड करने में, और उसकी फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन में, उसकी टेस्टिंग वगैरह में, ये सारी एफर्ट्स बहुत हद तक कम हो गए हैं। ये चीज हमारे पास टाइम गैप कम हो गया है, यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, डेवलपर्स को यहाँ पे फायदा हुआ है। ये चीज अगर हमने ऑटोमेट कर दी तो सोचिए कितनी जल्दी डेवलपमेंट पॉसिबल है, क्योंकि ये वाला काम डेवलपर का है, तो हमने यहीं पे ऑटोमेशन करनी है, ठीक है। अब ये जो ब्लैक एरिया, ये पहली स्टेज पे हम लोग उसको मतलब कि हाफ चीज को ऑटोमेट कर रहे हैं और इम्प्लीमेंटेशन पर थोड़ा सारा अपनी पर्सनल एफर्ट्स कर रहे हैं। और जिसकी सेकंड स्टेज है उसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस और मॉडलिंग पर है, बाकी हर चीज ऑटोमेट हो गई है, ठीक है। तो फाइनल जो एमडीएसडी की हमें हमारे पास कर्व आती है, एफर्ट्स की कर्व आती है, वो कर्व हमें बताती है कि सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस पर टाइम लगता है और मॉडलिंग पर टाइम लगता है। अगर एनालिसिस अच्छा हुआ है और मॉडलिंग अच्छी हुई है सॉफ्टवेयर की, तो डेवलपमेंट जो है या जो चीजों की ऑटोमेशन है या सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट है, वो बहुत ही जल्दी और इजीली पॉसिबल है, उसमें आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। एमडीएसटी में हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो इसी पर फोकस रखना है कि एनालिसिस अच्छा हुआ हो हमारा, मॉडलिंग अच्छी हुई हो, ठीक है। अगर ये 2 चीजें हो जाती हैं, बाकी हमारी बहुत हद तक जो मेहनत है वो ऑटोमेट हो जाएगी, ठीक है। और हमें बहुत माइनर चीजों पर फोकस करना पड़ेगा। पहले क्या होता था, कोई भी प्रॉब्लम होती थी, आप उसको हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते थे और उसको मशीन पे रन करते थे। अब क्या होगा, अब जो नेक्स्ट लेवल है, हम लोग मतलब एब्स्ट्रैक्शन को ज्यादा अचीव, और उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रॉब्लम को हैंडल कर रहे हैं किसी मॉडल के थ्रू, ठीक है। और वो मॉडल किसी हाई लेवल लैंग्वेज को यूज कर रहा है, ठीक है, और वो मशीन के ऊपर रन हो रही है, ठीक है। तो हमारा काम बस यहाँ तक ही होता है, बाकी डेवलपर जो है वो थोड़ा सा इन डिटेल जाके हाई लेवल लैंग्वेज को थोड़ा बहुत छेड़ सकता है, कुछ फंक्शनैलिटी चेंज कर सकता है, वरना ये वाला काम जो है ये बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो मेन प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड जो करना है, सिर्फ यहाँ पर हमें थोड़ी सी एफर्ट करने की जरूरत है। बाकी जो है वो चीजें, एक बार मॉडल चूज हो जाए, एक बार हाई लेवल लैंग्वेज में चीजें हमें समझ में आना शुरू हो जाए, हम लोग स्पेसिफिक डीएसएल चूज कर लें, फिर चीजें हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। तो गैप बहुत ज्यादा कम हो जाता है हमारा, ठीक, टाइम बहुत कम लगता है और गैप भी बहुत कम हो जाता है। यहाँ पर आज का लेक्चर होता है कंप्लीट। सो वी विल इंटरेक्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज।